नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और रायबरेली के अर्जुन पासी की हत्या को लेकर पत्र लिखा है। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और राहुल गांधी ने मुख्य हत्यारोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा है और आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये राहुल का कहना है, राहुल गांधी का। तो रायबरेली के अर्जुन पासी के हत्या को लेकर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और मुख्य आरोपी, हत्या का आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और रायबरेली के अर्जुन पासी की हत्या को लेकर यह पत्र लिखा गया है राहुल गांधी की तरफ से। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अर्जुन पासी के घर भी गए थे राहुल गांधी और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की बात भी कही थी। और राहुल गांधी ने मुख्य आरोपी, इस पूरे मामले में जो हत्या आरोपी है विशाल सिंह जिसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर बाकायदा पत्र लिखा गया है राहुल गांधी की तरफ से। और राहुल गांधी का यह भी कहना है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने से अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली के अर्जुन पासी का यह पूरा मामला है, जिसके घर राहुल गांधी, रायबरेली का दौरा था जब उनका, तो वो अर्जुन के घर भी गए थे और उनके परिजनों से मिलकर, उनके परिवार वालों से मिलकर दुख बांटा था और उन्हें न्याय दिलाने की बात भी कही थी। अब इसी को लेकर इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरह से राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर? 11 अगस्त की रात का मामला है जब युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में परिजनों के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन 6 लोगों को रायबरेली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 7वें आरोपी जो नसीराबाद यानी रायबरेली के नसीराबाद ब्लॉक का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि है, उसकी गिरफ्तारी करने को लेकर कई संगठनों के द्वारा, यानी कहा जाए तो बसपा की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया था और नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी की मृतक अर्जुन पासी के घर पहुंचकर उसको न्याय दिलाने की बात कही थी। लेकिन अभी तक लगभग 25 दिन बीत गया है और जो मेन अभियुक्त कहा जा रहा है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, यानी और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने जब मृतक के घर पहुंचकर उस दौरान कहीं न कहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक पर भी आरोप लगाते हुए एक बयान दिया था कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक जो है राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जो मुख्य आरोपी विशाल सिंह है उसको कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर से कहीं न कहीं वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 25 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद जो मेन अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि इसको लेकर रायबरेली की जो राजनीतिक चर्चा है वो भी तेज हो गई और देखा जा रहा है कि अलग अलग संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने के बाद कहीं न कहीं रायबरेली पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। और राहुल गांधी के द्वारा मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मिलकर उनको न्याय दिलाने के लिए बात कही थी और उन्होंने कहा कि ये दौर तब तक जारी रहेगा जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लेटर लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो इनके द्वारा लेटर लिखा गया, क्या इसके बाद राजनीतिक कारणवश उनको जी नहीं राजू, सवाल ये है कि चलिए राहुल गांधी की तरफ से राहुल गांधी अर्जुन पासी के घर भी पहुंचे थे, उनके परिवारजनों से मुलाकात की और न्याय दिलाने की बात भी कही थी। उस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी इस वजह से भी नहीं हुई क्योंकि उससे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यानी कि अब राहुल गांधी का ये पत्र एक तो पुलिस प्रशासन की सवालिया उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, दूसरा ये कि जिस राजनीतिक संरक्षण की बात करें वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं? क्या वो सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार जातिवाद कर रही है या ठाकुरवाद होने की वजह से, ठाकुर होने की वजह से इस पूरे मामले में अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? राहुल गांधी का इशारा कुछ इस तरफ है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली में लगातार राजनीतिक देश भावना लगातार पनप रही है, क्योंकि अर्जुन पासी हत्याकांड के बाद भीम आर्मी सेना के बाद भी
कई संगठन जो थे उन्होंने धरना प्रदर्शन करके उग्र प्रदर्शन किया। वहीं अगर बात करें तो करणी सेना के द्वारा भी एक विशाल प्रदर्शन किया गया था और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरो सिंह थे वो भी रायबरेली पहुंचकर अधिकारियों से मिले थे और उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, यानी विशाल सिंह की फर्जी गिरफ्तारी न करने का उन्होंने दबाव बनाया। तो इसमें अब जो दांवपेच फंसा है कि जो विशाल सिंह मुख्य आरोपी है, करणी सेना कह रही कि उनका फर्जी नाम जोड़ा गया। वहीं जो अन्य संगठन और परिवारजन है मृतक के, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं जो विशाल सिंह है वो मुख्य आरोपी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ये राजनीतिक भूचाल रायबरेली में देखने को मिल रहा है उसमें न्याय कहां तक मिलेगा जो पीड़ित परिवार है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी के द्वारा जब वहां मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही गई थी कि अगर राजू, विशाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है जहां यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की आज बैठक है और ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा है लखनऊ से, जहां प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान की कार्यशाला आज है और दोपहर 3 बजे गांधी भवन कैसरबाग में कार्यशाला की बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे और सभी जिलों के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता लखनऊ बुलाए गए। तो मुस्लिम बाहुल इलाकों के लिए विशेष तरह की रणनीति बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे गांधी भवन कैसरबाग में यह कार्यशाला रखी गई है और सभी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता को लखनऊ बुलाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी भी इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की आज कार्यशाला और प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान की कार्यशाला दोपहर 3 बजे तक कैसरबाग में ये बैठक होगी और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए विशेष तरह की रणनीति बनाई जाएगी। तो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यशाला और प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान की कार्यशाला आज और दोपहर 3 बजे कैसरबाग में यह कार्यशाला रखी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरह से आज बैठक होगी और इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और क्या कुछ रणनीति बनाई जाने की संभावना है? सीएम देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 के जिस तरीके से नतीजे आए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो जनाधार है वो बड़ी संख्या में कम हुआ है। तो अब ऐसे में उस जनाधार को कैसे वापस पाया जाएगा और आने वाले समय में चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर 2027 का इलेक्शन हो, उनमें कैसे पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी, इसको लेकर तरह तरह के जो अभियान है वो शुरू किए गए हैं और इसी के चलते सदस्यता अभियान जो है उसकी शुरुआत करी गई है। और ये सदस्यता अभियान जो है वो 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो इस लक्ष्य को कैसे पाया जाएगा, इसको लेकर अलग अलग मोर्चों की जो बैठक है वो चल रही है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है वो मौजूद रहे। इसके अलावा किसान मोर्चे की जो बैठक है वो हुई। 3 बजे जो है वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक होगी और इन सभी मोर्चों की जो बैठक है उनके सबके पीछे का लक्ष्य है कि वो अपने अपने समुदाय से, अपने अपने वर्ग से जुड़े हुए लोगों को किस तरीके से बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे ताकि आने वाले समय में जो बीजेपी का जनाधार कम हुआ था वो वापस आ सके और उसका साफ तौर पर बीजेपी को चुनावी फायदा हो सके। तो इसको लेकर ये एक अहम बैठक जो है वो आज 3 बजे जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चे की भी बैठक होनी है। केसरबाग में गांधी भवन में ये बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अंदर बताया जाएगा कि कैसे अल्पसंख्यक
समुदाय के जो लोग हैं उनको बीजेपी के साथ में जोड़ा जाएगा, क्या कुछ सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक लोगों के लिए किया गया है तो उसको कैसे उनको जाके उसकी जानकारी जो है उनके साथ साझा करनी है, किस तरीके से उनको साथ में लेकर आना है, ताकि आने वाले समय में जो बाई इलेक्शन होना है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो उपचुनाव भी होने हैं और ये उपचुनाव कई मायनों में अहम है, चाहे फिर वो आप जो है सियासी मायनों में देखें या फिर उसको पारस्परिक मामलों पे देखें, सभी तरीके से ये जो चुनाव है वो काफी अहम हो जाते हैं और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार घटा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, तो कहीं ना कहीं उससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका मनोबल भी कमजोर हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव होंगे वो बूस्टर का काम करेंगे और उससे पहले इसीलिए बीजेपी ने एक बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है वो करी है। 2 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले बीजेपी की कार्यशाला भी जो है वो आयोजित की गई थी, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल हुए थे। वहां पर बताया गया था कि किस तरीके से जो है ये पूरे सदस्यता अभियान को जो है संचालित करना है और क्या कुछ इसका पूरा लक्ष्य रहेगा। और अब इसको उस बैठक में जो है वो जिम्मेदारियां भी दी गई थी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, सभी जनप्रतिनिधियों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपने अपने क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों को लाएं और उनको बीजेपी की सदस्यता जो है वो दिलाएं। ठीक उसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, अब अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी भूमिका इसमें किस तरीके से रहेगी, चाहे वो बीजेपी युवा मोर्चा हो, बीजेपी महिला मोर्चा हो, बीजेपी किसान मोर्चा हो, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा हो, उन सभी को भी आज जो है अलग अलग तरीके से जो बैठकें हैं वो की जा रही है और उसके अंदर ये लक्ष्य दिया जा रहा है कि कैसे वो इस सदस्यता अभियान को सफल बनाएंगे। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है, उनके नामों पर, और हरियाणा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी संभव है। तो प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का नोटिस है कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जाएगा और चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा नोटिस दिया गया है। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चुनाव आयोग की बाकायदा नोटिस है कि चुनाव में बच्चों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा और फिर संभवतः उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो हरियाणा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी संभव। आपको बता दें कि तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला यौन उत्पीड़न से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में महिला पहलवानों के साथ आज पूरा मामला, बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है और एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग थी। 26 सितंबर को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए, मतलब कोर्ट ने यह कहा कि हाईकोर्ट ने शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। तो 26 सितंबर को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की पूरी मांग थी, जिसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। तो 26 सितंबर को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी और आज चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। कोर्ट ने यह पूछा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए और हाईकोर्ट ने शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न का मामला, बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। तो एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के बाद आदेश को रद्द करने की मांग थी। 26 सितंबर को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। हाईकोर्ट ने शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से जांच में पूरी जांच हुई है दिल्ली पुलिस तरफ से
तो पूरी तरह से प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई है उसको लेकर के। अब देखना है कि अगली जो सुनवाई होगी तो उसमें क्या फैसला आता है। कहीं ना कहीं आंदोलन को आज भी निराशा ही लौटना पड़ा, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ब्रजभूषण के तुरंत में कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, लेकिन जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उसको अभी रोक दिया गया और अगली तारीख में इस सुनवाई की दोबारा से सुनवाई की जाएगी। अजय, जिस तरीके से अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी, सवाल यह है कि ये जो चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए वाला कोर्ट का ये एंगल था, इसका क्या मतलब था? क्या कुछ ब्रिजभूषण को कहा गया है कोर्ट की तरफ से? जिस तरह से एफआईआर लगातार ब्रजभूषण अपने आप को निर्दोष बताते नजर आए थे, वहीं पहलवान की जो महिला पहलवान थी उन पर से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक जो आरोप थे वो सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। एफआईआर जरूर हुई थी, ब्रजभूषण उसी को चैलेंज कर रहे हैं कि आखिरकार मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं है, तो क्यों मेरे ऊपर सभी तक जो बना हुआ वो नहीं रद्द किया गया, तो उसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। लेकिन लगातार कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हुई थी, जो महिलाओं के बयान अलग से दर्ज कराए गए थे बंद रूम में, तो उसको लेकर उन्होंने चुनाव किया था। अब देखना ही होगा कि ब्रजभूषण ये चाहते हैं कि जो भी आरोप लगे उसको खत्म कर दें। जो तारीख पड़ रही है तो कहने का ब्रजभूषण कहने की कोशिश की है कि उनके वकील तरफ से कि बार बार उसको आना पड़ता है, लेकिन जो आरोप ही नहीं लगे हैं उसको क्यों ज्यादा खींचा जाए, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब देखना होगा हाईकोर्ट में जो जज हमारे के उन्होंने अगली तारीख उनको दी है, और अगली तारीख में क्या सुनवाई होती है, क्योंकि जो न्यायमूर्ति मीना बंसल कृष्ण वही दिल्ली रखी गई थी। तो देखना है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या उनको राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां तलाक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज की है। सास ससुर की सेवा न करना क्रूरता नहीं, और हाईकोर्ट ने यह कहा है, पति ज्योतिष चंद्र थपलियाल ने यह अर्जी दाखिल की थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की तलाक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सास ससुर की सेवा न करना क्रूरता नहीं। और पति ज्योतिष चंद्र थपलियाल ने अर्जी दाखिल की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सास ससुर की सेवा करना क्रूरता नहीं है। और तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सोएब, तलाक को लेकर जो ये अर्जी दाखिल की गई थी, क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में जो पति है उसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और तलाक का जो आधार बताया गया था वो ये बताया गया था कि उसके माता पिता यानी उसकी पत्नी के सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, उसका आधार बना करके याचिका दाखिल की थी। हालांकि वो खुद अपने माता पिता से अलग रह रहा था, दूर रह रहा था, तो ऐसी स्थिति में जिस आधार पर उसने कहा, कोर्ट ने इस आधार को नहीं माना है और उसकी इस याचिका को नहीं डिटेन किया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये आधार नहीं हो सकता कि पत्नी अगर सास ससुर की सेवा न करे तो इस आधार पर तलाक देना उचित नहीं है। इसलिए इस आधार को कोर्ट ने नहीं माना है और इसकी उस वजह में एक वजह ये भी रही है कि ऐसे में जब पति खुद अपने माता पिता से यानी जो पुत्र है वो खुद अपने माता पिता से अलग रह रहा और फिर पत्नी से ये उम्मीद कर रहा कि वो वहाँ रह करके उसके सास ससुर की सेवा करे, इसको कोर्ट ने नहीं माना है। और जो याचिकाकर्ता है उसकी तरफ से यही प्रेयर की गई थी कि वो कहीं दूर रह रहा था और इस वजह से वो चाहता है कि उसके माता पिता की सेवा के लिए पत्नी उसके पास रहे, यानी उनके सास ससुर के पास रहे, उनकी सेवा करे, लेकिन शायद पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से पति ने ये याचिका दाखिल की थी और उसमें ये डिमांड की थी कि उससे तलाक दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने उसके इस आधार को नहीं माना है और कोर्ट ने साफ किया है कि ये आधार नहीं हो सकता तलाक लेने का कि अगर पत्नी सास ससुर की सेवा नहीं करे तो उस आधार पर उसको तलाक दिया जाए। और ऐसी स्थिति में जब खुद उसका जो पति है वो खुद दूर रह रहा हो तो फिलहाल कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी और यानी कि सास ससुर की सेवा करना मतलब क्रूरता नहीं है अगर नहीं किया जाता, खास करके तब जब लड़का खुद माँ बाप के साथ नहीं रहता। यानी मेरिट के आधार पर यह फैसला हाईकोर्ट ने सुना है। बिल्कुल यही है कि मेरिट के आधार पर इसमें सिर्फ यही कारण नहीं है
सास ससुर की ठीक सेवा ठीक है सोहेब, करने का बहुत बहुत आधार- धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगली बड़ी खबर मऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की लगभग 3,75,00,000 की संपत्ति कुर्क कर दी गई है और मुंशीपुरा स्थित 2 जगह जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है। तो सीओ सिटी सहित एसडीएम और पुलिस फोर्स कुर्क के दौरान मौजूद रही और कई मामलों में अफजाल अंसारी सहित 4 लोग अभी भी जेल में हैं। अफजाल की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दिया। तो ये बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजल अंसारी पर हुई है। तो लगभग 3,75,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया प्रशासन की तरफ से। मुंशीपुरा में 2 जगह जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है। तो सीओ सिटी सहित एसडीएम और पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद रही। एक भू माफिया अफजाल, जिसके द्वारा अवैध तरीकों से जो है संपत्ति अर्जित करके भूमि की प्लाटिंग करना, अवैध ढंग से कब्जा करना एवं लोगों को आशा देना, डरा धमका कर जो है जमीनों को प्लाटिंग कब्जा करना की कार्रवाई कर रहा था। लिहाजा उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी के तहत आज नियमानुसार उसके द्वारा जो अवैध संपत्ति बनाई गई उसकी और जब्तीकरण की कार्रवाई की। तो कई मामलों में अफजल अंसारी वांटेड था और अभी भी जेल में बंद है और अफजल अंसारी के लगभग 3,75,00,000 की संपत्ति कुर्क हुई है। कई मामलों में अफजल अंसारी सहित 4 लोग अभी भी जेल में हैं। तो सीओ सिटी सहित एसडीएम और पुलिस फोर्स कुर्क के दौरान मौजूद रही और अफजल की अपराध से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसे प्रशासन ने आज कुर्क किया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्तार अंसारी के गुर्गे के ऊपर अफजल के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ पूरी तरीके से व्यवस्था रखी गई, खास करके तब जब संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है? ये बिल्कुल शुभम, अगर बात करें मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल अहमद जो गैंगस्टर मामले में जेल में नियुक्त है और उसने अपनी संपत्ति अर्जित की थी और मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था, उसके साले कारनामों में शामिल भी रहा, ऐसा पुलिस का दावा है। और आज एसपी मऊ जिला रामन के निर्देश पर पुलिस फोर्स ने उसी गैंगस्टर जो गैंगस्टर है अफजाल अहमद, उसकी 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई और मुनादी भी कराई गई। इस तरह से योगी सरकार माफियाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कस रही है और एक अभियान चलाकर माफियाओं की संपत्ति कुर्क कर रही योगी सरकार। इसी के क्रम में आज मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल अहमद की संपत्ति कुर्क की गई है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।